हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 8 मोशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का बेसिक है ये, इसलिए इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। और बिल्कुल नई चीजें हैं ये आपके लिए। अगर जरूरत हो तो वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, लेकिन सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है मोशन की। व्हाट इज मोशन? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मूव कर रहा है देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। हम खड़े हुए हैं, एक कार हमारे सामने से गुजरी, हम कहेंगे द कार इज इन मोशन। ठीक है। एक बॉल है, वो हमारे सामने से जा रही है, फेंकी किसी ने, हम कहेंगे द बॉल इज इन मोशन। कोई भी चीज जिसकी पोजीशन चेंज हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाए, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जाएगी देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। इसका अपोजिट है रेस्ट। मोशन का अपोजिट रेस्ट। An object is said to be at rest if its position does not change with respect to time. अगर टाइम बीतता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, मोशन में नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एक बात और ध्यान रखेंगे, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ये बहुत बड़ी बात है कि मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे के साथ मोशन में हो सकती है, तीसरे के साथ रेस्ट में हो सकती है। एग्जांपल लेते हैं हम, एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और हम ट्रेन को बाहर से देख रहे हैं। हमें क्या लगेगा? द ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन मूव कर रही है। बात भी सही है कि ट्रेन जो है जा रही है, मूव कर रही है। लेकिन अगर दो ट्रेन बिल्कुल साथ साथ जा रही हैं एक ही स्पीड से, और वो पर्सन एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उन्हें ये लगेगा कि दूसरी ट्रेन जो है वो रेस्ट में है। तो जो ट्रेन है वो आपस में दे आर एट रेस्ट। अगर एक ट्रेन में कोई आदमी बैठा हुआ है, वो दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी आदमी को देखेगा, तो उसे ये लगेगा कि ये पर्सन रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। जबकि अगर कोई आदमी बाहर खड़ा हुआ है, तो उसे ये लगेगा कि दोनों ट्रेन मूव कर रही है, मोशन में है। मतलब मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। अब इन सभी चीजों को हम एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। बोर्ड पर देखेंगे, यहां पर ये एक कार है। ये मान लिया हमने ये एक कार है, ठीक है। हमने सुबह 7 बजे देखा, ये कार हमारे बिल्कुल पास खड़ी हुई थी। यहां पर मान लो हम है, यहां पर कार है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0, ठीक है। 7:01 पे देखा, ये कार हमसे 50 मीटर दूर है। अब ये कार यहां पर आ गई, हमसे कितनी दूर? 50 मीटर दूर। 7:02 पे 100 मीटर दूर है मान लो। 7:03 पे 150 मीटर 180 मीटर दूर है। 7:04 पे 220 मीटर दूर है। मतलब टाइम बीतता जा रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जा रही है। पहले ये हमारे बिल्कुल पास थी, फिर 50 मीटर दूर, फिर 100 मीटर दूर, फिर 180 मीटर दूर, फिर 220 मीटर दूर। हम क्या कहेंगे? द कार इज इन मोशन। कार किस चीज में है? मोशन में है। बिकॉज इट्स पोजीशन गेट चेंज, इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, 7 बजे, 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। हम क्या कहेंगे? द कार इज इन मोशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी यहां पर कार है एक। 7 बजे देखा, ये कार हमसे, यहां पर मान लो हम खड़े हुए हैं, ये कार हमसे 50 मीटर दूर है। 7:01 पे ये हमसे 50 मीटर दूर है। 7:02 पर भी ये हमसे 50 मीटर दूर है। 7:03 पे भी ये हमसे 50 मीटर दूर है।
7:04 पे भी 50 मीटर दूर है। टाइम लगातार बीतता जा रहा है, 7 बजे, 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जितनी दूर वो स्टार्टिंग में थी, 50 मीटर दूर थी स्टार्टिंग में, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। हम क्या कहेंगे? द ऑब्जेक्ट, या इस केस में कार है, द कार इज एट रेस्ट। कार किस चीज में है? रेस्ट में है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, मोशन एंड रेस्ट। An object is said to be in motion if its position changes with respect to time, और इसका अपोजिट, an object is said to be at rest if its position will not change with respect to time। ठीक है, तो ये दो हमारे टॉपिक थे, मोशन एंड रेस्ट। क्लियर सभी को? एक बात और जो मैंने बताई थी, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो एक के साथ मोशन में है दूसरे के साथ रेस्ट में हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहां पर, ये दो कार हैं, मान लो एक जा रही है, एक आगे है एक पीछे, दोनों की स्पीड सेम है 40 किलोमीटर पर आवर। ये वाली कार भी, ए वाली कार भी कितनी स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। बी वाली कार भी कितनी स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब इन्हें ये लगेगा इस कार में बैठे हुए पर्सन को कि ये वाले पर्सन जो है या ये वाली कार रेस्ट में। तो और अगर कोई आदमी इनको बाहर से देखेगा तो उन्हें लगेगा कि दोनों कार मूव कर रही है। सो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। अब ये ए और बी कार जो है, दे आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर कोई सी पर्सन यहां खड़ा हुआ है तो उसे ये लगेगा कि ए एंड बी आर इन मोशन। ठीक है, तो मोशन एंड रेस्ट, दीज आर टू रिलेटिव टर्म्स। एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हम इनको फाइंड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो उसका एक्चुअल में रास्ता है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की पोजीशन, फाइनल मतलब लास्ट की पोजीशन। उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहां पर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से। एक पर्सन है, ये एक बच्चा है कोई, ये उसका घर है, हाउस, ये उसका स्कूल है। उसे अपने घर से स्कूल जाना है। ठीक है, ये बच्चा अपने घर से डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता, पहले ये अपने फ्रेंड के घर जाएगा, फिर मिलकर कहाँ जाएंगे? स्कूल में जाएंगे। उसके घर से उसके फ्रेंड का घर मान लो 5 किलोमीटर दूर है, और फ्रेंड के घर से जो स्कूल है ठीक है, उसका एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहले वो अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गया, कितने किलोमीटर है ये? 5 किलोमीटर। फिर अपने फ्रेंड के घर से स्कूल गए, ये कितना हो गया? 12 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 17 किलोमीटर। ये इसका डिस्टेंस कवर्ड है। इट इज द एक्चुअल पाथ, किस रास्ते से एक्चुअल में जा रहा है। ठीक है, वो स्कूल जाने में लेट हो गया, उसके टीचर ने कहा कि तुम्हारे घर से तो स्कूल सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है और तुम कह रहे हो 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे टीचर ने सिर्फ उसके जो स्कूल है और उसका जो घर है उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देखा। शॉर्टेस्ट पाथ कितना था? 13 किलोमीटर। ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? 13 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ किस किस के बीच में? बिटवीन इनिशियल
एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की पोजीशन, यहाँ पे स्टार्टिंग की पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इनके बीच के छोटे से छोटे डिस्टेंस को, छोटे से छोटे रास्ते को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर सभी को? और जो एक्चुअल पाथ का वर्ड है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों की यूनिट सेम है। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, मीटर का सिंबल एम, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे, इसका भी सिंबल एम। ठीक है, इनको हम किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, लेकिन जो इनकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो दोनों की मीटर है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? कि दोनों की यूनिट सेम है। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों हमें एक जैसे लग रहे हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, जबकि डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे? ये भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बच्चा है, ये यहाँ पे है, ये इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन है, ए पोजीशन। ठीक है, ये बच्चा यहाँ पर है ए पोजीशन पे, और इसके पापा ने इसे कहा कि जाओ तुम मदर डेयरी से जाके दूध लेकर आओ। और इसने जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये डेयरी है जहाँ से इसे दूध लाना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। ठीक है, ये बच्चा 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर वापस अपने घर पे आ गया। ये उसका घर है। क्लियर सभी को? ये बच्चा पहले अपने घर से कहाँ गया? मदर डेयरी पे गया। कितना डिस्टेंस था? 1 किलोमीटर। मदर डेयरी से वापस अपने घर आया। कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? भाई 1 किलोमीटर गया ये, 1 किलोमीटर वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1 + 1 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने तो आपको बताई थी, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये बच्चा स्टार्टिंग में अपने घर में था, 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर वापस आया। ठीक है, यही इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। जहां पे स्टार्टिंग में था, घूम फिर के वहीं पर वापस आया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। 0 का मतलब, 0 कैसे आया? ये अपने घर से मदर डेयरी तक गया, वो डिस्प्लेसमेंट कितना? 1। ठीक है, वापस आया मदर डेयरी से अपने घर, वो डिस्प्लेसमेंट -1। तभी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आया है। मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अगर कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात आप याद रखेंगे। अगर ये जो है जो अपने घर है उससे मदर डेयरी तक जा रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जब ये वापस आएगा तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। इससे आपने इस सारे टॉपिक से ये बात सीखी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जबकि डिस्टेंस जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। क्लियर सभी को? एक बात और है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। जैसे कोई भी कार है, अगर उसने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस है। अगर मैं ये कहूं कि कार 15 किलोमीटर नॉर्थ में जा रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मैंने ये लिख दिया कि ये कार है, ये जा रही है 15 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दे दी। जैसे ही मैंने डायरेक्शन दी, अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्टेंस नहीं कहेंगे। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर मैं ये कहता कि ये कार है और ये 15 किलोमीटर दूर जा रही है, कोई डायरेक्शन नहीं दी मैंने यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। क्लियर सभी को? तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दो डिफरेंस देखे। पहली बात, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी
नेगेटिव, पहला डिफरेंस। दूसरा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन आल्सो। ये आपने नई डेफिनेशन पढ़ी है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे टाइम है, टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं है। टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकता। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ये सिर्फ डोरेमोन के गैजेट्स में होता है कि टाइम मशीन में बैठ गए और टाइम वापस जा रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम जो है एक्चुअल में कभी रिवर्स बैक नहीं हो सकता। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो कभी नेगेटिव में नहीं होता। और जो क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन होती है उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव में हो सकती हैं, दे कैन बी नेगेटिव। जैसे डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई पर्सन जो है ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर वापस आ रहा है वेस्ट से ईस्ट तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन, इट कैन बी नेगेटिव। तो ये आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बिटवीन ए एंड सी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोर्ड पर आप, कोई पर्सन है ये पहले ए से बी गया, बी पोजीशन तक गया, फिर बी से सी गया। हमें ए से लेके सी तक का इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। ए से बी सबसे पहले फाइंड करेंगे डिस्टेंस किस किस के बीच में, बिटवीन ए टू सी। पहले कहां से कहां जा रहा है? ए से बी, फिर कहां जा रहा है? बी से सी। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना, यहां पर 12, बी से सी तक का 5, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 17 मीटर। अब हमें निकालना है ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों को जोड़ देंगे, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और आप साफ देख रहे हो रेक्टेंगल में ये जो AC है ये इसका डायगोनल है। और अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। AB की वैल्यू 12, BC की वैल्यू 5, स्क्वायर करेंगे इनका। 12 स्क्वायर कितना होता है? 144, 5 स्क्वायर 25, ऐड किया 169 और इसका स्क्वायर रूट किया 13। ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यूनिट मीटर। तो डिस्टेंस कितना आया इसमें? 17 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 13 मीटर। इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको सोल्व किया। क्लियर सभी को? इसी तरह से अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। इसमें ए से बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 4, बी से सी तक का डिस्टेंस है 3। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करना स्टार्ट करें अपनी कॉपी में, नोटबुक पर। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ए से बी तक का, ए से सी तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सेम इसी तरह से सेम यही स्टेप रहेंगे एज इट इज, और अपना आंसर फाइंड करेंगे। क्विक जल्दी से करें, नोट करते रहें अपना, जल्दी से सोल्व करें क्वेश्चन को, कोई मिस्टेक ना करें। डिस्टेंस हो जाएगा ए से सी तक का ए बी प्लस बी सी, यानी 4 + 3 7। चेक करें अपना आंसर। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए और सी के बीच में अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 16, 3 स्क्वायर 9, सोल्व करेंगे 25 और 25 इक्वल है 5 की। तो डिस्टेंस हमारा आ गया 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 किलोमीटर।
क्लियर सभी को? ऐसा ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें स्क्वायर है ये, और इसको हम सोल्व करने का एक स्पेशल शॉर्टकट तरीका देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये एक स्क्वायर है, मान लो पी क्यू आर एस। इसमें भी आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने में मेरे ख्याल से अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। क्या हो जाएगा वो? पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10। क्यू आर की है 10। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 20। मीटर यूनिट है तो मीटर लगा देंगे। डिस्टेंस फाइंड कर मेरे ख्याल से हर एक बच्चा फाइंड कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे बिटवीन पी एंड आर। ये हो जाएगी अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे पी क्यू की 10 प्लस 10। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। हम वो तरीका करेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल इजी है। आप देखो यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर। हमने इस 10 स्क्वायर को कॉमन ले लिया। 10 स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, ये ले लिया कॉमन। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? 10 स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ गया, मतलब 1। यहाँ पे क्या सिंबल है? प्लस का, प्लस लगा दिया। यहाँ पर 10 स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा? 1। ये हो गया इस तरह से। 10 स्क्वायर को हम रूट से बाहर लाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, क्योंकि ये जो है 10 का स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? सिर्फ 10 बचेगा। और अंडर रूट के अंदर क्या बचा? 2 बचा। हमें कुछ भी यहाँ पर जो है इनका स्क्वायर करने की, अंडर रूट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 10 यहाँ से बाहर आ गया और 1 + 1 2। ये 2 रूट के अंदर था तो √2 आ गया। ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। √2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, 1.414 होती है। ठीक है, कुछ वैल्यूज आप जो है याद कर रखेंगे। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √6 की वैल्यू। कुछ वैल्यूज जो है वो आपको लर्न करनी है। आराम से रूट निकाल लें और इनके वैल्यूज लर्न करें। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 है, डेसिमल 1 पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगी, 14.14 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने P और R के बीच में क्या फाइंड कर लिया? डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये X Y Z W ये स्क्वायर है। इसमें आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट में आप इसको फाइंड करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। मैं यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। इसमें डिस्टेंस आएगा x y और y z को हम प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 20 + 20 यानी 40। डिस्टेंस आपका आएगा 40 और डिस्प्लेसमेंट आएगा 20√2। √2 की वैल्यू अब आपको लर्न होनी चाहिए, 1.414 होती है। 20 और 1.414 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। इस तरह से आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना सीखा। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वीडियो को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डाउट अपने पूछ सकता है, फोन करके पूछे। और इस चैप्टर की जो भी असाइनमेंट है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको करनी है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।